Assalamu alaikum viewers, welcome to the Comprehensive English Academy. Today I will teach you about the use of there. It shows absence or presence of anything or a person. Understand? So for example, I am giving you an example. There is a boy in the room. There is no boy in the room. Is there a boy in the room? So these are the example of absence or presence. Understand? In first sentence I told you that there is a boy in the room. It means the person is present in the room. Understand? कि एक लड़का कमरे में है. Understand? If there is no boy in the room, it means कमरे में लड़का नहीं है. If is there a बॉय इन द रूम, क्या कमरे में एक लड़का है, मौजूद है? तो ये एक सवाल है निशान होगा. तो हमें पता चला कि मौजूदगी और अदम मौजूदगी के बारे में जाहिर करने के लिए देयर का यूज़ किया जाता है. एक बात और जहन नशीन कर लीजिएगा. सबसे पहले जो मेन बात है वो ये कि देयर हमेशा मौजूदगी, यहाँ हम जो यूज़ कर रहे हैं यहाँ देयर मौजूदगी के लिए यूज़ हो रहा है. और अक्सर बेशतर जगह पर देयर को हम वहाँ किसी जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं. जैसे वो कहीं वहाँ मौजूद है कोई शख्स, तो वहाँ भी हम देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक बात और कि जब हम देयर को अगर एक जुमले में इसी देयर के साथ दो बार अगर एक जुमले में देयर का यूज़ होता है तो इट मीन्स पहला जो देयर होता है वो मौजूदगी को ज़ाहिर करता है और दूसरा देयर जिस जगह मौजूद है उस जगह मौजूदगी को ज़ाहिर करता है. वहाँ भी इस तरह देयर का इस्तेमाल हम आपको साथ साथ बताएंगे कि किस तरीके से इसका यूज़ होगा. सबसे जो मेन बात, अब फार्मूले को अगर हम देखते हैं, अब चलते हैं फार्मूले की तरफ कि हमें ये पता चल गया कि मौजूदगी के बारे में हमने बताया. अब हम आपको बताएंगे कि फार्मूले के मुताबिक देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब हम इज़, आर, वाज, वर भी हम यूज़ कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? और विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द टेंस के हिसाब से. मिसाल के तौर पर ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो हमने इज़ आर का हमने इस्तेमाल किया. और अगर हम फ्यूचर में हम जाते हैं तो वो विल बी का इस्तेमाल करेंगे. अगर हम पास्ट में जाते हैं तो वाज या वर का हम यूज़ करेंगे. तो वो एक अकॉर्डिंग टू द टेंस होगा. अगर आप इसको समझ जाएंगे तो यकीनी तौर पे आप प्रेजेंट से पास्ट में भी बना सकते हैं और फ्यूचर में भी बना सकते हैं इसमें. अब जो बात हम कर रहे हैं, सबसे जो अहम बात है फार्मूले के मुताबिक कि पहले जुमले पे ग्रिप हासिल करने के लिए हमें फार्मूला बहुत ज़रूरी होता है. देयर का हम इस्तेमाल करते हैं तो देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज़ आर एंड प्लस नाउन. अब नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है, यानी आप समझ लें कि एक नाउन जो एक किसी शख्स को भी हम कह सकते हैं, लड़का या लड़की को भी कह सकते हैं. ठीक है? और उसके नाम के साथ भी मुखातिब करते हुए हम कह सकते हैं कि आसिफ जो है कमरे में मौजूद था. देयर वॉज आसिफ इन द रूम. तो अब हम मेन बात मकसद कहने का मेरा ये है कि देखें कि देयर के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ आर इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने नाउन का यूज़ किया. अब नाउन में आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आ जा सकता है, कोई भी चीज़ भी हो सकती है, कोई शख्स भी हो सकता है. तो यहाँ नाउन मैंने इसलिए आपके लिए शो करने के लिए कहा कि इसमें नाउन. अब इसमें नाउन जो है कोई भी आ सकता है. उसमें कोई चीज़ आ सकती है, कोई गाड़ी भी आ सकती है, कोई कार भी आ सकती है, कोई घर की अशिया जो हमारे घरों में मौजूद है वो हो सकती है, या कोई इंसान, कोई भी शख्स वो भी मौजूद हो सकता है. अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट जिस पर हमारा काम हो रहा है, ज़ाहिर है कि जहाँ किसी चीज़ की मौजूदगी पाई जाए तो वो हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं. यानी जिस पर काम हो वो ऑब्जेक्ट है दूसरे लफ्ज़ में. तो हमें पता चला कि सिंपल अगर जब हम बनाएंगे सेंटेंस तो हमारे सामने ये इज़ यानी विदाउट नोट के हम यूज़ कर रहे हैं. आप देख सकते हैं ये सिंपल आ गया हमारे सामने सेंटेंस, यानी सादा. और अगर हम नेगेटिव बात करते हैं यानी इनकारिया बात करते हैं, और यहाँ क्वेश्चन में इंटरोगेटिव. बात करते हैं. पहले हमने कहा, अब हमने पहले सिंपल आपको बताया. अब हम कहते हैं देयर के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ आर इस्तेमाल किया. उसके बाद हम इसमें जो मेन जो चीज़ है वो है नोट का भी यूज़ करते हैं. माज़रत के साथ कि इसमें मैंने नोट लिखना भूल गया. तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इज़ या आर के बाद हमने नोट का इस्तेमाल किया. ठीक है? और उसके बाद हमने नाउन का यूज़ किया प्लस फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया. अब ये सबसे अहम बात है कि यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का यूज़ करेंगे. कॉमन सेंस की बात है, तो नोट लगाएंगे इट मीन्स ये नेगेटिव हो जाएगा. उसके बाद मतलब नाउन और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करेंगे. इसी तरह जब क्वेश्चन में हम आएंगे तो क्वेश्चन में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो देयर से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाएंगे. इज़, आर, वाज, वर या विल बी जो भी हैं, तो उसके बाद हम देयर का यूज़ करेंगे. देयर के बाद
प्लस हम नाउन का यूज़ करेंगे, प्लस फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इंटरोगेटिव, मतलब इट मीन्स वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन कहलाएगा। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं इस फार्मूले के मुताबिक कि किस तरह जुमला मज़ीद बेहतर बनाया जाए फार्मूले के तहत। तो आपके लिए एक आसान होगा समझना इस बात को कि किस तरीके से ये जुमला फार्मूले के मुताबिक बनेगा, वो हम आपको इस वक्त बोर्ड पर लिख कर दिखाएंगे। मिसाल के तौर पर कमरे जमात में तलबा है, तलबा हैं या तलबा मौजूद हैं। ठीक है, कमरा जमात में तलबा हैं या तलबा मौजूद हैं, तलबा मौजूद हैं। तो हम फार्मूले के मुताबिक देखेंगे। तो सबसे पहले देयर का यूज़ किया, उसके बाद अब हम देख रहे हैं तलबा जो है तालिब इल्म की जमा है, तलबा मीन्स देयर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे आर, उसके बाद स्टूडेंट्स। यू कैन सी नाउ देयर आर स्टूडेंट्स इन द in the classroom. In the classroom, ये हमारा सिंपल सेंटेंस बना। और उसके बाद हम नेगेटिव बनाते हैं, देयर आर नो स्टूडेंट्स in the classroom. In the classroom यानी कमरा जमात में जो है तालिब इल्म नहीं है। अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, उसके बाद हम देयर का यूज़ करेंगे। आर देयर स्टूडेंट्स in the classroom। अब पहला जो सेंटेंस था जो हमने बनाया था वो था सिंपल, दूसरा हमने नेगेटिव बनाया जुमला, और तीसरा जो हमने क्वेश्चन में बना लिया। क्वेश्चन मीन्स इंटरोगेटिव। तो रिमेंबर दिस थिंग, कमरे जमात में तलबा हैं या तलबा मौजूद हैं। इसी तरह कुछ और मज़ीद सेंटेंस बना के हम आपको को तशफ़ी दिला देंगे। मिसाल के तौर पर मेरी जेब में 500 रुपये हैं। देयर आर 500 rupees in my pocket. You can see now. अब ये मेरी जेब में 500 रुपये मौजूद हैं। There are 500 rupees in my pocket. Again, they are not 500 rupees in my पॉकेट, यानी मेरी जेब में 500 रुपये नहीं है। इसी तरह इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे हम। आर देयर
500 rupees, sorry, in my pocket. Understand? So in the first sentence you can see now it is very simple sentence where we are not using not, so it means this is very simple sentence. You can see if we are making negative, then we will use not after the helping verb. Understand? Now you can see this sentence, there are not 500 rupees in my pocket. Understand? तो ये हमारा नेगेटिव हो गया. अगर if we are going into the interrogative sense, we can use helping verb before there. Understand? Before there we can use, and this sentence you can see now, are there 500 rupees in my pocket? क्या मेरी जेब में 500 रुपये मौजूद हैं या 500 रुपये हैं. तो हमें पता चला कि इंटरोगेटिव सेंस में सवाल की बात हो रही है कि क्या मेरी जेब में 500 रुपये मौजूद हैं. और पहले और दूसरे सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में हमने सिंपल बनाया कि मेरी जेब में 500 रुपये हैं, और दूसरे जुमले हमने बनाया क्या मेरी जेब में 500 रुपये नहीं है. अंडरस्टैंड? इसी तरह मैं मज़ीद आपको सेंटेंस, और ख़ास तौर पे मैं एक सेंटेंस आपको ये बताना चाहूँगा कि जहाँ देयर जो है दो जगह यूज़ हो रहा है, यानी एक ही सेंटेंस में 2 मरतबा देयर का इस्तेमाल हो, वहाँ हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपके लिए ये आसान हो. मिसाल के तौर पर वहाँ एक अजनबी था, एक अजनबी है. वहाँ एक अजनबी है. There is a stranger. There is a stranger there. There is no stranger there. Is there a stranger you can see now. So in the first sentence you can say there is a stranger there, यानी वहाँ एक शख्स मौजूद है. अब देयर पहले मौजूदगी को जाहिर करता है, और जिस जगह ये मौजूद है वो शख्स, तो वो हमने वहाँ के लिए वर्ड यूज़ किया देयर. सो आप देख सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस में देयर इज़ अ स्ट्रेंजर, यानी एक अजनबी मौजूद है या एक अजनबी है देयर वहाँ. अंडरस्टैंड? तो हमें पता चला सिंपल सेंटेंस में. अब दूसरा जुमला हमने दिया कि देयर इज़ नो स्ट्रेंजर देयर, वहाँ कोई अजनबी नहीं है. वहाँ कोई अजनबी नहीं है, तो हमें पता चला कि वहाँ कोई अजनबी मीन्स इट इज़ नेगेटिव बिकॉज वी आर यूजिंग नो. इज़ देयर अ स्ट्रेंजर देयर, क्या वहाँ कोई अजनबी मौजूद है, ये सवालिया निशान हो गया. क्या पता चल गया कि इंटरोगेटिव है, तो क्या वहाँ कोई अजनबी मौजूद है या कहाँ वहाँ एक अजनबी मौजूद है, ये सवाल हमने पूछा. तो हमें पता चला कि अब ये देयर के जो सिंपल जो यूज़ किया है मैंने, मेरा सिर्फ मकसद समझाने का दोस्तों ये है व्यूअर्स कि कभी भी आप फार्मूले के मुताबिक अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ें और आपको सहूलत भी होगी जुमला बनाने में. और जुमला बनाने की यही सबसे बेसिक चीज़ होती है कि अगर आपके पास फार्मूला है, इट मीन्स आप इजीली जो है कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इसी तरह कि आपको मज़ीद जो है मेरी नोटिफिकेशंस आपको इजीली मैसर होंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.